गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री। क्लास में हमने पेज नंबर 113 मैंने आपको ये पोयम मैंने आपको कल पढ़ के भी क्लियर भी की थी। एक बार रिवाइज कर देती हूँ जो लोग आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, कि सुमित्रा नंदन पंत ने गाँव के बारे में पूरा वर्णन किया है। गाँव में वो प्रकृति प्रेमी कवि थे, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो गांव के जो सौंदर्य था, गांव की जो प्रकृति थी, उससे कैसे जुड़े थे, उसको वो कैसे देखते थे, उसमें उन्होंने वो सब उन्होंने इस कविता में हमको बताया है कि खेतों को देख के उनको कैसा महसूस होता है। जैसे मखमल, पूरा खेत हरे हरे रहते हैं, है ना। बीज बोने के बाद जब फसल आने लगती है तो पूरा हरा हरा वातावरण रहता है, हरियाली हरियाली दिखती है वहाँ पे उनको। तो उनको ऐसा लगता है जैसे मखमल की चादर बिछी हुई, धरती के ऊपर मखमल की चादर बिछी हुई, आसमान पूरा साफ है। और जब सूर्य किरण पड़ती है उस मखमली घास उसके ऊपर, फसल के ऊपर, तो वो चमकने लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे सुनहरा मखमल पूरे धरती पर बिछा हुआ है। और जो आसमान है वो पूरा साफ है, नीला है, उसकी चमक भी उसके ऊपर पड़ रही है। तो थोड़ा थोड़ा डार्क पृथ्वी दिखाई दे रही है। और जो उन्होंने अरहर की जो फलियां हैं वो सूख के, पक के थोड़ी सुनहरी सी हो गई हैं। क्योंकि वो सुनहरी क्यों दिखाई देती हैं? सूर्य किरण की वजह से, सूर्य प्रकाश की वजह से। और वो पूरी इतनी सूख गई, इतनी पक गई कि उसमें से घुंघरू जैसे उसमें से बीज बज रहे हैं अंदर से। हवा से फलियां हिलती हैं और बीज बजते हैं। तो कवि ने उसको बता दिया है कि वो जो कमर में लेडीज़ पहनती हैं गहना, करधनी बोलते हैं, उसके जैसा इसको यहाँ पे किंकणियाँ, अरहर सोने की फलियाँ किंकणियों कमर के करधने की तरह दिखाई देती हैं। सरसों फूल गई है, उसकी सुगंध चारों ओर फैली है। ये सब हमने कल किया था अपनी क्लास में। और पूरे पूरे आम के जो पौधे हैं, आम के जो पेड़ हैं उन पे बौर आ गए हैं, पूरा आम लद गया है। और जंगल में झरबेरी और कटहल, जामुन, इनके सबके पेड़ फिर से फल आने लगे हैं। फलों के अंकुरण हो रहा है, फलों के बीज प्रस्फुटित हो गए हैं। तो अब नए सब कुछ आने वाले हैं। बसंत ऋतु के बाद जब जो होने वाला रहता है, ये फसल तैयार होती है, नई फसल, तो नया अंकुरण होता है हर पौधे में, हर पेड़ में। पतझड़ चला जाता है और नए फूल आने लगते हैं, नए फल आने लगते हैं। उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली, फैली मखमली टमाटर, हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि ने यहाँ गांव में जो फल फूल लग रहे हैं, जो सब्जियां लग रही हैं, उन सब का वर्णन किया है। पालक लहला रही है, धनिया की महक चारों ओर फैली हुई है, लौकी, सेम फली, सब इतना भर भर के आ रहा है गांव में। ये जो फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं कि चारों तरफ बस वही वही दिखाई देते हैं। और हरी मिर्च का पौधा तो ऐसा दिखाई देता है, हरी मिर्च से इतना भर गया है जैसे थैली भर के हरी मिर्ची रख दी हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है, नेक्स्ट है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंगी से बगले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती है सोई। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो गंगा नदी की जो लहरें आती हैं फिर वापस जाती है, तो गंगा नदी के जो किनारे पे बालू रहती है, उसमें लहरों के आने जाने से ऐसी आकृति बन जाती है जैसे सांप चल के गए हों अभी उनमें से। और जो नदी, आपको सबको भी पता होगा कि नदी के तट के किनारे तरबूज और खरबूज की खेती होती है। क्योंकि तरबूज और खरबूज को कैसा, पानी वाली ज़मीन चाहिए उगने के लिए या ग्रो करने के लिए, पानी वाली उनको ज़मीन चाहिए। सूखी ज़मीन पे तरबूज और खरबूज की खेती नहीं हो सकती है। वो क्लाइंबर्स होते हैं तो फैलते हैं, उनको जगह चाहिए फैलने के लिए, क्योंकि उनका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि वो ऐसे बेल जैसे हम उनको चढ़ा नहीं सकते। तो उनको ज़मीन पे फैलाने के लिए समतल ज़मीन भी चाहिए। और वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए? पानी वाली होनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा आप देखोगे तरबूज और खरबूज की खेती जो होती है वो नदी के आसपास ही, नदी के किनारे वाली ज़मीन पे की जाती है। तो वो भी सब फैले हुए हैं वहाँ पे, वो देख के भी कवि को बहुत अच्छा लग रहा है।
और बगुला, बगुला आपने बर्ड देखा है, वो नदी के आसपास, नदी पानी में ही रहता है, पानी के आसपास रहता है, उड़ता रहता है। तो वो आपने देखा होगा कि अपने बालों को, मतलब वो, हालांकि वो अपने पंजे को उठा के खुजली करते हैं, पर कवि ने यहाँ ऐसा लिखा है कि जैसे आप लोग अपने बालों को आजकल चारों उंगलियों से, हाथों से हेयर स्टाइल बनाते हो ना, वैसे ही कवि को लग रहा है, ऐसा लग रहा है बगुला अपने बालों को संवार रहा है, बालों में कंघी कर रहा है। और सुरखाब जो है, वो जल में, सुरखाब पक्षी जो है वो वही, मतलब वो सुरखाब पक्षी उड़ता हुआ ही रहता है, वो ठंडे प्रदेशों में रहता है। जब हमारे यहाँ पानी कम हो जाता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, और जब ऐसे वातावरण में ही वो आता है तो वो भी उड़ता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्म। मरकट डिब्बा मतलब, ऐसा मरकत का मतलब होता है, जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि 9 रत्न होते हैं, बहुमूल्य रत्न होते हैं, जैसे हीरा होता है, पन्ना, माणिक, मोती और नीलम, नीलम भी हमने इस कविता में पढ़ा है। तो ये बहुमूल्य मणि होते हैं, बहुमूल्य मोती होते हैं, जिनको हम कैसे बहुत संभाल के, बहुत देख रेख में रखते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो गांव है, कवि ने बताया कि गांव जो है वो एक मरकट डिब्बे के समान है। मतलब इस डिब्बे में इतनी सारी, क्योंकि जो प्रकृति पूरी भरी हुई हमको सब कुछ दे रही है, प्राकृतिक उत्पादन से हमको, प्राकृतिक संसाधन से हमको, हमारे खाने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए अच्छी वायु मिल रही है, पानी भरपूर मिल रहा है। तो ये सब हमको कौन दे रहा है? गांव के वातावरण से ही हमको ये सब मिल रहा है। तो इसलिए कवि ने गांव को क्या बताया? मरकट डिब्बा, मतलब एक बहुमूल्य मणियों से भरा हुआ, बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ गांव एक डिब्बे के समान होता है, जो हमको सब कुछ देता है। जैसे हम अपने बहुमूल्य मणियों को एक अच्छे से संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार ये डिब्बा भी है। गांव एक प्रकार का मरकट डिब्बा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिसको नीलम के रूप में नभ, मतलब नीलम भी एक मणि होती है, नीलम भी एक बहुमूल्य रत्न होता है, वो हमारे नीलम के रूप में हमारा आकाश है, गांव के ऊपर पूरा फैला हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत शोभा से हरता जन्म, और जो हिमांत है, मतलब हिम से, बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियां हैं, गांव के पहाड़ हैं, वो बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो वो गांव की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। ये हमने यहाँ पे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने गांव की रात का वर्णन किया है। तारक स्वप्नों में, भीगी अंधियाली में निशी, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गांव है वो, मतलब जो पूरी प्रकृति है वो सोई हुई है, और सूर्य के आने से और पूरे हरियाली चारों तरफ छाई है। तो जब मॉर्निंग, सुबह होती है, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति अलसा के सुबह उठ रही है, और उसका सौंदर्य और निखर कर आ रहा है और बाहर दिखाई दे रहा है। सर्दी और धूप दोनों सोए हुए रहते हैं, और जब रात रहती है तो ओस से भीगा हुआ जो मौसम रहता है, अंधेरा पूरा ओस से भीग जाता है, और सर्दी और धूप दोनों सोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं। और गांव में जो हीरा मोती जो ये बताए हैं मैंने, ये गांव को उन्होंने एक मरकट डिब्बे सा बताया है कवि ने। जब बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है तब फिर सवेरा होता है, और उसमें दिखाया गया है कि सवेरा होने से जो पूरा गांव का वातावरण है, प्रकृति है, वो फिर नए सिरे से हमको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाती है, और वहाँ का गांव का वातावरण बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये कविता कंप्लीट हो जाती है। कविता के क्वेश्चन आंसर मैं आज सेंड करती हूँ, और हम इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या को फिर लिख लेंगे। ओके, बाय एवरीवन।